नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2014 पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, बढ़िया से विश्लेषण करने वाले हैं। ये हमारी इस प्रश्न पत्र का तीसरा दिन है और 30 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, इससे पहले की क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधकिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, अधकिला फूल उपन्यास के लेखक चार ऑप्शन दिए हैं, अयोध्या सिंह हरिओत, अग्गे, मुक्तिबोध और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। क्या सही रहेगा? ये जो उपन्यास है नाम है अधकिला फूल, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हरिओत जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। याद रखेंगे। इनसे संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण एक और उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, ध्यान रखिएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और उस उपन्यास को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुहावरों का पाठ्य पुस्तक। ठीक है, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसको कहा जाता है? कौन से उपन्यास को? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ काफी महत्वपूर्ण है अधकिला फूल के अलावा। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद। तो गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद इनमें से कौन सा है? एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, शांत पथिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? एकांतवासी योगी। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट, इसका जो अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है? शांत एकांतवादी योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी के नाम से किया गया है। और ये किसने किया है? ये किया है श्रीधर पाठक जी ने। उजड़ ग्राम है, ये भी एक अनुवाद है। शांत पथिक है, ये भी एक अनुवाद है। कौन सी कृति का है? देखिए, जो उजड़ ग्राम है वो है डेजर्टेड विलेज का और शांत पथिक है ये है ट्रैवलर का। ठीक है, तो ये भी क्या है? अनुवाद है। तीनों याद रहने चाहिए, तीनों काफी महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, तीनों में से कोई ना कोई सा एक एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अगला है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज ऑप्शन है अदम्य जीवन, लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच या फिर अल्मोड़े का बाजार। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा लक्ष्मीपुरा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा। और इसके लेखक की अगर बात करें तो वो है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधी के प्रथम कवि कौन से हैं? मुल्ला दाऊद हैं, अमीर खुसरो हैं, जायसी जी हैं या फिर तुलसीदास जी हैं? चार ऑप्शन है अवधी के पहले कवि, अवधी में लिखने वाले। तो सबसे पहले ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो क्या होगा? मुल्ला दाऊद। अवधी के पहले कवि कौन से हैं? मुल्ला दाऊद है। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी अवधी में? नाम है रचना का चंदायन। ठीक है, कई बार रचना पूछी जाती है और कई बार इस तरीके से ज्यादा पूछा गया है, अवधी के पहले कवि कौन है या फिर चंदायन किसकी रचना है या मुल्ला दाऊद की रचना, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा। चलिए आगे, हमारा कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, संत बूढ़न, सैयद अशरफ, दामो और शेख बुरहान। तो सही उत्तर हमारा क्या रहेगा? शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु जो है उनका नाम क्या है? शेख बुरहान। इनकी एक कृति है जो आपसे पूछी जाती है, नाम क्या है? मृगावती। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है ये पूछा जाएगा सीधा सीधा, या फिर गुरु का नाम। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? तो करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भवभूति। करुण रस को रसराज की संज्ञा देने वाले कौन है? भवभूति है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चिन्मय शब्द है, इसका संधि विग्रह सही वो क्या होगा? चिन्ह जमा मैं, चिन्ह जमा या, चित जमा मैं या फिर चितम जमा या। तो क्या रहेगा? चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह रहेगा चित जमा मैं, ऑप्शन सी रहेगा। और इसके अंदर क्या है? हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है इसके अंदर। ठीक, बाकी जब संधि पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे इसको।
रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सीमित पात्र संख्या पर, या फिर ध्वनि प्रदान संवादों पर, सीमित समयावधि पर, या फिर ऑप्शन डी हमारा संगीत पर। चार ऑप्शन है, ठीक है। सीमित पात्र संख्या, ध्वनि प्रदान संवाद, सीमित समयावधि या फिर संगीत। चार में से कौन सा सही रहेगा? रेडियो नाटक की सफलता, ठीक है, किस चीज पर टिकी होती है? तो रेडियो नाटक की जो सफलता है वो किस चीज पर टिकी होती है? ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि प्रदान संवादों पर। देखिए रेडियो नाटक जो है, रेडियो पर जो भी चीजें आप सुनते हैं उसमें क्या होता है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसके अंदर संवादों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर संवाद नहीं हो रहा है रेडियो पर, क्योंकि उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जब हमें दिखाई नहीं देगा तो हमारे जो शरीर के हाव भाव हैं कलाकार के, वो हमें पता नहीं चलेगा कि कलाकार जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। तो केवल और केवल हम संवादों के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि कोई भी कलाकार क्या कह रहा है, किस तरीके का उसका भाव है कहने का, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदान संवादों पर। आगे हमारा ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? पश्चिमी, मध्यदेशी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। तो ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ है? उत्तरी शैली से, ठीक है। ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? उत्तरी शैली से। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से। देखिए देवनागरी जो लिपि है बहुत ही विशेष लिपि है, ठीक है। विशेष कैसे है? क्योंकि देवनागरी लिपि जो है वो क्या है, इसके अंदर जो वर्णमाला है इसकी वो क्या है, क्रमानुसार है, ठीक है। ये क्या है? वर्ण क्रम में है इसकी जो वर्णमाला है। और ये क्या है, इसके अलावा वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक लिपि है, ठीक। इसमें क्या है, हर एक वर्ण के लिए एक अक्षर है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण के लिए एक अक्षर, ठीक है। एक वर्ण है उसके लिए एक अक्षर, हर एक वर्ण जो भी है उसके लिए एक अक्षर है। अंग्रेजी की बात ही नहीं है, कहीं पर आप देखते हैं लिखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और जा रहा है ना, कहीं पर कुछ साइलेंट हो गया, बीच में पता नहीं चलता है। तो उस तरीके से नहीं है, हर वर्ण के लिए एक अक्षर यहाँ पर निर्धारित होता है, इसलिए बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा कही जाती है, वैज्ञानिक लिपि है ये देवनागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346, ये किस में कहा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343, देखिए 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? वो अनुच्छेद हैं राजभाषा से संबंधित, ठीक है। और हर अनुच्छेद में इसमें राजभाषा से संबंधित अलग अलग कोटेशंस हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे अनुच्छेद 343 के लिए आपके सामने है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया है 343 में, ठीक है। इसी तरीके से 43 से 51 तक राजभाषा से संबंधित अलग अलग चीजें आपको बताई गई हैं। और साथ ही ये जो अनुच्छेद हैं ये संविधान के किस भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग 17 में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित कि राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था हिंदी को? तो ये दिया गया था 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के साथ साथ में पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।